नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि शाम 3 बजे हमारी ये क्लास जो है RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। अब तक जो है 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिया गया है। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां है दोस्तों। इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों तो यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट जो है सुबह 9 बजे की क्लास में अपलोड किया जाता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों यूथ कंपटीशन हो या फिर RWA का प्रैक्टिस सेट हो या फिर किसी भी प्रैक्टिस सेट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं PDF जो है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों PDF काम नहीं कर रहा है, PDF का जो लिंक दिया गया है वह काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223224। PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223224, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 से। तो इसमें आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि राज्याभिषेक समारोह का जो विवरण है निम्नलिखित में से किसमें जो है किया गया है। राज्याभिषेक समारोह का विवरण जो है किसमें किया गया है दोस्तों? केनोपनिषद में, विष्णु पुराण में, ऐतरेय ब्राह्मण में या फिर अथर्ववेद में किया गया है। तो राज्याभिषेक का समारोह का जो वितरण का अथवा किया गया है दोस्तों, यह किया गया है, तो यह आपका ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है दोस्तों। किस में किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए जो है सामूहिक रूप से किस शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह हमसे पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने है प्रबंध शब्द का, अंग शब्द का, निबंध का या फिर चरित्र का प्रयोग किया जाता है। तो जैनियों द्वारा जो है पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक शब्द के रूप में जो प्रयोग किया जाता है अंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत उभरा था। जब मौर्य साम्राज्य पतन पे था तो कौन सा साम्राज्य जो है उभरा था दोस्तों? मौर्य साम्राज्य के बाद किस जो है राजवंश का साम्राज्य का जो है शासन आया था, यह पूछा गया था। मौर्य साम्राज्य के बाद दोस्तों आपका आता है शुंग वंश आता है। कौन आता है? शुंग वंश आता है मौर्य साम्राज्य के बाद। अगर बात करें इसके ट्रिक याद करने के लिए तो हसीन मशुक शाह, पहले हर्यक वंश आता है, हसीन मशुक शाह। एक मिनट हम इधर लिख रहे हैं। इसकी ट्रिक की बात करें तो हसीन मशुक शाह। ठीक, अब इसमें बात की जाए तो ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सा से जो है शुंग वंश और का से कर्ण वंश और सात से जो होता है दोस्तों सातवाहन वंश आपका है। तो इसमें पूछा गया है कि मौर्य वंश के बाद जो है कौन सा वंश शुरू होता है, तो शुंग वंश की स्थापना होती है। शुंग वंश जो है शुरू होता है मौर्य वंश के बाद। तो ठीक है, हमसे पूछा वही गया था, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो है शुंग राजवंश की स्थापना होती है, आरंभ होता है। अगला प्रश्न है, चौथा पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय जो है किस शताब्दी में शुरुआत में स्थापित हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले धर्मपाल हैं और यह किस शताब्दी में किया गया था, यह हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि 9वीं शताब्दी में या फिर 10वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी या फिर 6वीं शताब्दी में। तो जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, यह 9वीं शताब्दी में किया गया था। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही है। फिर पांचवा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि गंगैकोंड चोल या फिर गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त थी दोस्तों, किसे प्राप्त है? जो कि जो है गंगैकोंड चोल या फिर गंगा नदी के विजेता की उपाधि किसने प्राप्त की है दोस्तों, यह हमसे पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने है राज राजा चोल या फिर विजय चोल या फिर राजेंद्र चोल प्रथम या राजा धीराज चोल।
पूछा गया है कि गंगैकोंड चोल या फिर गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी दोस्तों। यह प्राप्त करने वाले हैं राजेंद्र चोल प्रथम। कौन है? राजेंद्र चोल प्रथम। अगला प्रश्न फिर इसमें पूछा जा रहा है कि चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? चांदी का जो सिक्का था टका किसने चलाया था? ऑप्शन आपके सामने है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, बलबन है या फिर बहराम खान है। पूछा गया है कि चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था, तो टका चलाने वाला जो शासक है यह इल्तुतमिश है दोस्तों। इल्तुतमिश है, और इल्तुतमिश को जो है दोस्तों गुलामों का गुलाम कहा जाता है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था दोस्तों। इसके बाद जो शासन पे गद्दी पर बैठता है दिल्ली सल्तनत पे, इसकी बेटी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था? भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था? 1870 में या 1885 में, 1865 में या फिर 1860 में किया गया था? तो भारतीय सुधार संघ का निर्माण जो किया गया था दोस्तों यह 1870 ईस्वी में। ठीक, भारतीय सुधार संघ का गठन जो है केशव चंद्र सेन ने किया था 1870 ईस्वी में। कौन किए थे, कौन व्यक्ति थे? केशव चंद्र सेन थे। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? जो अल्लूरी सीताराम और राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी क्षेत्र से स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों? गुजरात के थे, महाराष्ट्र के थे या फिर अगला ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र के अलावा आपका आंध्र प्रदेश दिया गया है, बिहार दिया गया है। तो जो अल्लूरी सीताराम है और अल्लूरी सीताराम राजू जो है यह आंध्र प्रदेश से जो है आंध्र प्रदेश से स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। कहाँ से थे? आंध्र प्रदेश क्षेत्र से थे। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 9वां नंबर का प्रश्न है कि 1923 को झंडा सत्याग्रह या फिर झंडा सत्याग्रह या फिर ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था जो कि 1923 में किया गया था? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, नागपुर है, अहमदाबाद है, बम्बे है या फिर कलकत्ता है। तो जो झंडा समिति का जो झंडा सत्याग्रह हुआ था 1923 में दोस्तों, यह हुआ था आपके नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। जबलपुर और नागपुर में झंडा सत्याग्रह आयोजित किया गया था। अगर ऑप्शन में आपको नागपुर ना दिखे तो जबलपुर दिया हो तो वह भी हमारा आंसर सही होगा। फिर अगला प्रश्न है 10वां पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया था? कह रहा है कि ब्रिटेन की महारानी जो विक्टोरिया को भारत की सामग्री किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है 1873 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम या डी ऑप्शन है 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों 1876 का शाही उपाधि अधिनियम के तहत जो है 28 अप्रैल 1876 को शाही उपाधि अधिनियम पास हुआ था। इसके अनुसार जो है ब्रिटेन की महारानी अब भारत की सामग्री होंगी, यह कहा गया था कि 1876 के शाही उपाधि अधिनियम में। अगला प्रश्न फिर इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम क्या है? राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, उदयपुर को, अजमेर को, सीकर को या फिर भीलवाड़ा को। पूछा गया है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी जो कहा जाता है दोस्तों, यह भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, भीलवाड़ा जो है राजस्थान की वस्त्र नगरी है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का पूछा जा रहा है कि निम्न श्रेणी का जो भूरा कोयला कहलाता है, भूरा कोयला किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, मैग्नेटाइट को, लिग्नाइट को, बॉक्साइट को या फिर लिमोनाइट को कहा जाता है। बात कर रहा है भूरा कोयला की, तो भूरा कोयला किसे कहा जाता है दोस्तों? लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला भी कहा जाता है। 13 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म जो है मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? कालाहारी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल,
थार मरुस्थल या फिर सहारा का मरुस्थल। तो सबसे गर्म मरुस्थल की बात की जाए दोस्तों, तो यह जो आपका सहारा का मरुस्थल है, यह दुनिया का जो है सबसे गर्म मरुस्थल है। यह दोस्तों आपका अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसे 14 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की निम्न में से किस परत में जो है वायुमंडलीय ओजोन परत जो है अधिकतर केंद्रित होती है। प्रश्न है आपके सामने, फिर से एक बार देखिए कि पृथ्वी की निम्न में से किस परत में जो है वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर जो है केंद्रित है। ऑप्शन आपके सामने क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है, समताप मंडल है या फिर बाह्य मंडल है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, पृथ्वी की निम्न में से किस परत को जो है वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है दोस्तों, तो यह आपकी है समताप मंडल से। किसमें है? समताप मंडल। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो 15 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। पूछा गया है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है। कैगा है, नरोरा है, कलपक्कम है या फिर काकरापार है। तो जो उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों, यह आपका नरोरा है। कौन सा? नरोरा नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें 16 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि इंसॉल्वेंसी एंड जो है बैंकरप्सी कोड किस वर्ष लागू किया गया था। बैंकरप्सी कोड जो लागू किया गया था दोस्तों, यह कब लागू किया था? 2016 में, 2017 में, 2015 में या फिर 2019 में लागू किया गया था। बात किया जा रहा है दोस्तों इंसॉल्वेंसी एंड जो है बैंकरप्सी कोड जो है यह 2016 में लागू हुआ था दोस्तों। 2016 में लागू हुआ था। जब यह लागू हुआ था दोस्तों, तब भारत के प्रणब मुखर्जी जो है राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी के शासनकाल में जो है बैंकरप्सी कोड लागू हुआ था। अगला प्रश्न है 17 नंबर के, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, यह हमसे पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने है, श्रीमती वसुंधरा राजे हैं, श्री नरेंद्र मोदी हैं, श्री मनमोहन सिंह हैं, श्री अशोक गहलोत हैं। तो पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है यह कौन व्यक्ति शुरू किए हैं। तो प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है 15 अगस्त 2014 को हुई थी। शुरुआत की बात करें 15 अगस्त जो है 2014 को हुई थी। और इसको शुरुआत करने वाले व्यक्ति जो है, प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा कि भारत सरकार और कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। प्रश्न है आपके सामने कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत के विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या फिर डी ऑप्शन है गृह मंत्रालय। पूछा गया भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जो है विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है। विदेशी व्यापार नीति से संबंधित आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। कौन है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 19 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि एयर इंडिया को हाल ही में भारत सरकार के विनिवेश योजना के तहत टाटा समूह को बेच दिया गया है। प्रश्न है, एयर इंडिया को हाल ही में सरकार की विनिवेश योजना के तहत टाटा समूह को बेच दिया गया है। कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश किया गया है? 75%, 100% या फिर 50% या फिर 25%। तो एयर इंडिया को हाल ही में भारत सरकार विनिवेश योजना के तहत टाटा समूह को बेच दिया गया है दोस्तों। कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश किया गया है? तो यह आपका होगा पूरे 100%। कितने? 100%। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं 1000 और 500 के नोटों को विमुद्रीकरण की घोषणा कब किए थे। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं 1000 और 500 की नोट कब बंद किए थे, यह हमसे पूछा गया है।
ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 9 नवंबर 2016 को रात 8 बजे, 9 नवंबर 2016 का रात जो है 9 बजे, या फिर 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे, या फिर 7 नवंबर 2016 को शाम 7 बजे। तो 1000 और 500 के जो नोट बंद किए गए थे दोस्तों, यह 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि 1000 और 500 के नोट बंद किए जा रहे हैं। तो कब किया गया था? 8 नवंबर 2016 को 8 बजे रात को। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 21 नंबर का, कि निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए और मिलान करना है दोस्तों। कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, पूछा है प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन एक जो है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। अब हमको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं। संविधान के कुछ भाग दिए गए हैं और उनका विषय किससे संबंधित है यह हमसे बताया गया है। चलिए अब इसमें कह रहा है कि भाग 2 है, भाग 2 किससे संबंधित है? तो भाग 2 की बात की जाए दोस्तों तो भाग 2 में नागरिकता संबंधित है, यह बात हमारा बिल्कुल सही है। भाग 3 में जो है मूल अधिकार आपका, यह भी बात सही कही गई है। भाग जो है 4 में दिया गया है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक था, तो यह भी बात हमारी सही है। तो कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा मूल कर्तव्य नहीं। मूल कर्तव्य की बात की जाए दोस्तों तो यह भाग 4 के जो है ए में दिया गया है। मूल कर्तव्य जो है भाग 4 के ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधान सभाओं के संरचना का प्रावधान प्रस्तुत करता है? इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो विधान सभाओं के संरचना का प्रावधान प्रस्तुत करता है। विधान सभाओं की संरचना किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 170 में, 176 में, या 178 में, या इनमें से कोई नहीं। तो विधान सभाओं की संरचना का जो प्रावधान प्रस्तुत है दोस्तों, यह आपके अनुच्छेद 170 में प्रस्तुत किया गया है। किसमें है? अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि विधान सभाओं की संरचना का प्रावधान प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 23 नंबर का। इसमें है कि निम्नांकित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? कौन सा संशोधन था जो पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने 100वां संवैधानिक संशोधन, 101, 102, या इनमें से कोई नहीं। तो पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित जो संशोधन था यह आपका था 102 वाला जो संशोधन था, यह आपका पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 24 नंबर का, कि इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है? किन व्यक्तियों का जो कार्यकाल है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। भारत के महान्यायवादी हैं, या फिर राज्यों के राज्यपाल हैं, या भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक हैं। तो बात की जाए दोस्तों राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार जो है कौन व्यक्ति पद पर निर्भर करते हैं, तो यह आपके हैं जो है राष्ट्रपति के इच्छा पर आपके भारत के प्रधान महान्यायवादी भी हैं और राज्यों के राज्यपाल भी हैं। और यही बात की जाए भारत के महान्यायवादी के लिए कौन सा अनुच्छेद में चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी भी होगा। और इसी में बात किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इच्छा पर पद धारण करते हैं। राज्यपाल जो हैं 156 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत इच्छा अनुसार जो है पद धारण करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है इन दोनों व्यक्तियों को कभी भी हटा सकते हैं। तो ऑप्शन पहला है और दूसरा जो व्यक्तियों को हटा सकते हैं, तो किस ऑप्शन में दिया गया? पहला और दूसरा ऑप्शन बी में हमारा दिया गया है कि दोनों को कभी भी हटा सकते हैं राष्ट्रपति। फिर अगला प्रश्न इसमें 25 नंबर का पूछा जा रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए
निम्न में से किस राज्य में जो है सर्वाधिक आरक्षित सीटें दी गई हैं? मध्य प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो लोकसभा में जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है सबसे अधिक जो है आरक्षित सीटें दी गई हैं, यह आपके दी गई हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्य में। कहाँ? मध्य प्रदेश है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देता है? सभी रंगों का प्रकाश सही अनुपात में है, या बी ऑप्शन कह रहा है कि नीले रंग को छोड़कर श्वेत प्रकाश जो है, श्वेत प्रकाश के सभी रंग हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होते हैं, या सी ऑप्शन है श्वेत प्रकाश हवा के सभी अणुओं द्वारा परिक्षेपित होता है, या फिर डी ऑप्शन दिया गया है श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्घ्य जो है अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह जो है वायु के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होती हैं। तो ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। 27 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है? पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में कौन सहायता प्रदान करता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, या सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या जो है पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है? तो पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में जो सहायता प्रदान करता है यह आपका करता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह पृथ्वी को वातावरण बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है 28 नंबर का कि कोबाल्ट थेरेपी कैंसर जैसी स्थितियों के लिए इलाज के लिए रेडियो आइसोटोप जो है कोबाल्ट 60 से किरणों पर चिकित्सा उपयोग है। 60 से है दोस्तों, 60 से गामा किरणों पर चिकित्सा उपयोग है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन को जो है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहा जाता है दोस्तों, यह कहा जाता है आपका जो है ट्राइटियम कहा जाता है, ट्राइटियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि रक्त जो है प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। रक्त किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? उपकला का, या संयोजी का, या फिर तंत्रिकी का, या फिर मांसपेशियां का? तो रक्त जो है दोस्तों यह संयोजी प्रकार के ऊतक का उदाहरण होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 36 नंबर से दोस्तों हिंदी का प्रश्न शुरू होता है। इसमें पूछा गया है कि निरुत्तर शब्द का जो है शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? देखिए ऑप्शन दिया गया है आपके सामने है। तो निरुत्तर शब्द में जो है दोस्तों विसर्ग संधि होती है, तो हमारा ऑप्शन ए और सी जो है गलत हो जाएगा। निरुत्तर दिया गया तो निह प्लस उत्तर होता है, इसका सही संधि विच्छेद निरुत्तर का जो होता है निह प्लस उत्तर होता है, जिसमें विसर्ग संधि होती है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है 37 नंबर का कि विनीत का विलोम शब्द क्या होगा? विनीत का विलोम शब्द क्या होता है? सीधा होता है, व्यग्र होता है, उग्र होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो विनीत का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों, इसका विलोम शब्द होता है उग्र होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। विनीत का जो विलोम शब्द होता है यह उग्र होता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जो है कटखना होना, चतुर होना। इसमें से जो कान काटना मुहावरे का सही अर्थ होता है दोस्तों चतुर होना। कान काटना मुहावरे का जो अर्थ होता है यह चतुर होना होता है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें 39 नंबर का इसमें पूछा जा रहा प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है एक विलोम युग्म नहीं है? जो इनमें से कौन सा एक विलोम युग्म नहीं है दोस्तों? गुड़ का दोष होता है, यह बात सही कही गई है।
पाप का पुण्य विलोम होता है, बिल्कुल सही है। न्यून का अधिक होता है, लेकिन बृहद का विशाल नहीं होता है दोस्तों। बृहद का विशाल नहीं होता। बृहद और विशाल एक समानार्थी शब्द है, अर्थात पर्यायवाची कह सकते हैं। इसका जो पर्यायवाची की बात करें, विराट होता है, दीर्घ होता है, महान होता है, बड़ा होता है, ये सब जो है विशाल बृहद के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी वाले में जो है विलोम शब्द जो है युग्म सही नहीं है। चलिए 39 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द क्या है। रत्नाकर जो है किसका पर्यायवाची है? रत्नाकर समुद्र का है, पतंग का है, समाधि का है, संसार का है। रत्नाकर जो होता है दोस्तों, यह आपके समुद्र का पर्यायवाची है। रत्नाकर जो है समुद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। समुद्र रत्नाकर के साथ दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची जो होता है सागर भी होता है, अर्णव होता है, वारिध भी होता है समुद्र का पर्यायवाची। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 51 नंबर का प्रश्न हमारा करंट अफेयर से शुरू होता है। इसमें कह रहा है कि 17 जुलाई 2023 को श्री नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में 3300 करोड़ रुपए से अधिक की 2 राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं का प्रारंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में जो है 3300 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि दी गई है कि 2 जो है राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं को प्रारंभ किया जाए? यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें 52 नंबर का पूछा जा रहा है कि 30 जून 2023 को बुसान जो है दक्षिण कोरिया के एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जो है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने जो एशिया चैंपियनशिप फाइनल में जो भारत ने पवन कुमार सहरावत के नेतृत्व में जो है किस टीम को पराजित कर खिताब जीता है दोस्तों? तो किस टीम को पराजित किया गया है? तो यह आपके जो पराजित किए गए दोस्तों, यह आपके ईरान को पराजित किया गया। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 4 जुलाई को भारत ने की थी। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 4 जुलाई को भारत ने की थी। इस सम्मेलन की थीम क्या थी दोस्तों? इसकी थीम की बात की जाए दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है कि संघाई सहयोग संगठन एवं एशिया का उत्कर्ष, तो नहीं होगा यह। चलिए अगला ऑप्शन है कि संघाई सहयोग संगठन और मानवता का कल्याण, यह भी नहीं है। सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर, कह रहा है कि सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर, यह इसकी थीम थी दोस्तों 23वें जो है शिखर सम्मेलन की। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि 24 नंबर का जुलाई 2023 को अमेरिका की बिजनेस मैगजीन पत्रिका के जो है फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंतर्गत 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में से कितने भारत की महिलाएं शामिल हैं? यह पूछा गया है दोस्तों कि जो 100 अमेरिकी महिलाओं में से सबसे अमीर है उनमें से भारतीय महिला कितनी है दोस्तों? तो इसमें 4 जो है भारतीय महिला हैं। अगला प्रश्न है, इसमें 55 नंबर का पूछा जा रहा है कि वाजपेयी द जो है एसेंट ऑफ द हिंदू राइट, कह रहा है कि वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट जो कि 1924 से 1977 पुस्तक, जिसमें भारत के पूर्व जो है दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रारंभिक वर्षों का जिक्र है, इसके लेखक कौन है? द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट के लेखक की बात करें दोस्तों, तो द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट के लेखक जो हैं दोस्तों, यह आपके अभिषेक चौधरी हैं। ऑप्शन सी हमारा होगा अभिषेक चौधरी। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार भारत के किस राज्य में जो है बाघों की सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो सबसे अधिक जो बाघ पाए जाते हैं यह मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न इसमें 57 नंबर का पूछा जा रहा है कि किस देश की सरकार ने हाल ही में वहां के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को पारित किया है? कौन सा देश है दोस्तों? भारत है, चीन है, ब्राज़ील है, इजराइल है। तो इसका सही आंसर जो होगा इजराइल देश है। इजराइल देश जो है दोस्तों अपने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को पारित किया है। चलिए अगला प्रश्न 58 नंबर का इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि भारत से बाहर तंजानिया देश के शहर जांजीबार में बन रहे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था जो है मद्रास के कैंपस परिसर की प्रथम महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? मद्रास के कैंपस परिसर की प्रथम महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? यह नियुक्त की गई हैं आपकी प्रीति जो है अगलायम है। कौन है? प्रीति अगलायम।
ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 59 नंबर का कि किस एयरलाइंस को स्काई टैक्स द्वारा 2023 का विश्व की सर्वश्रेष्ठ विमान कंपनी पुरस्कार द्वारा प्रदान किया गया है। दोस्तों कह रहा है कि किस एयरलाइंस को स्काई टैक्स द्वारा 2023 का विश्व की सर्वश्रेष्ठ विमान कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह किया गया है आपके दोस्तों सिंगापुर को। किसको? सिंगापुर को। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत 7 प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां निर्धारित की गई हैं। निम्नलिखित में से क्या इन 7 प्राथमिकताओं में से शामिल नहीं है? 7 प्राथमिकताओं में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, पर्यटक विकास है, पर्यटन विकास है, या समावेशी विकास है, हरित विकास है, या फिर अवसंरचना और निवेश है। तो जो ये 7 पंचवर्षीय जो है दोस्तों, यह कहा गया है कि 7 प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां निर्धारित की गई। निम्नलिखित में से 7 प्राथमिकताओं में से कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से जो है आपका पर्यटन विकास जो है यह शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, इसमें 61 नंबर का पूछा जा रहा है कि इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? जो इडुक्की बांध है दोस्तों, यह किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। यह क्या किस नदी पर बनाया गया है, यह हमसे पूछा गया है। तो इडुक्की बांध की बात करें दोस्तों, तो यह आपका बनाया गया है पेरियार नदी पर बनाया गया है। पेरियार इसमें लिखा गया है, तो पेरियार नदी पर बनाया गया है। और यह किस राज्य में है? तो केरल राज्य में स्थित है। जो है इडुक्की बांध कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न विकल्पों में दिया गया है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों? सिलंबन तमिलनाडु से, लाठी कर्नाटक से है, या फिर कलारियाट्टू केरल से है, या फिर गतका पंजाब से है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? लाठी की बात करें दोस्तों तो लाठी कर्नाटक का नहीं, यह जो है पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? वेस्ट बंगाल। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें 63 नंबर का, ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन है दोस्तों? तो यह आपके पहले भारतीय हैं, अभिनव बिंद्रा हैं। अगला प्रश्न है, इसमें 64 नंबर का पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्री देश के साथ जो है समुद्र के साथ नहीं लगती है? किस देश की सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है? इन ऑप्शनों में से बांग्लादेश दिया गया है, पाकिस्तान दिया गया है, म्यांमार दिया गया है, नेपाल दिया गया है। नेपाल की सीमा जो है दोस्तों समुद्र से नहीं लगती है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, यह कब मनाया जाता है? यह आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगर बात किया जाए दोस्तों 17 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को जो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए दोस्तों 13 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 13 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय राख दिवस मनाया जाता है। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय राख दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को जो है दोस्तों विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, पटाखा किस देश की मुद्रा है? यह कई बार पूछा गया है, पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो मकाऊ की मुद्रा है पटाखा। अगला प्रश्न इसमें 67 नंबर का पूछा जा रहा है, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है? कह रहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में, गुजरात में, महाराष्ट्र में है। तो एक सदन वाला जो विधानमंडल है दोस्तों, यह आपका कौन सा है? आपका गुजरात राज्य है। कौन है? गुजरात राज्य है। अगर बात करें दोस्तों तो भारत के कुल जो है 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। जो इस प्रकार कौन कौन से है दोस्तों? 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधानमंडल है। एक पहले नंबर पर आता है आपका, इधर साइड में लिख रहे हैं, पहले नंबर की बात करें दोस्तों तो पहले नंबर पर आता है आपका आंध्र प्रदेश, ANP लिख दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर की बात करें तो तेलंगाना लिख रहे हैं, AG। और तीसरे नंबर के बिहार। चौथे नंबर पर आपका आता है UP। पाँचवें नंबर पे आपका कर्नाटक है। और छठे नंबर पे आपका है महाराष्ट्र। आपका हो गए कितने? 6 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो इन 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है दोस्तों। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा जो है स्थापित की थी? जो पंडित जसराज थे दोस्तों, इनका किससे संबंध था? किससे संबंध था? साहित्य लेखक थे, या फिर वाद्यवादन थे, या फिर शास्त्रीय गायक थे, या शास्त्रीय नृत्य थे? तो पंडित जसराज की बात की जाए दोस्तों तो यह शास्त्रीय गायक थे। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें 69 नंबर का पूछा जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, या इनमें से सभी? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोस्तों इनमें से सभी गैस जो है उपयोग होती हैं, जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न इसमें 70 नंबर का पूछा जा रहा है और लास्ट प्रश्न है, पुस्तक जो है इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेडर्स एंड जो है एक्सपेरिमेंट्स फॉर सेल्फ जो है सस्टेनेबल ग्रोथ जो है लेखक कौन है? पूछा गया है कि इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेडर्स एंड जो है
परफेक्ट से पार्सल्स है, सस्टेनेबल ग्रोथ है पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक की बात की जाए दोस्तों तो मनमोहन सिंह है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन से हैं? मनमोहन सिंह। ठीक दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है आज का यहीं समाप्त होता होगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।